नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के वाक्य टॉपिक पर है वो चर्चा करेंगे। वाक्य क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, वो कहलाती है। जैसे क है ये वर्ण है, ब है वर्ण है, र है वर्ण है। जब वर्णों का सार्थक समूह बनता है तो वह शब्द कहलाता है। वह शब्द कहलाता है। जैसे मो, ह, न या तीन वर्ण हैं, आपस में मिले हैं और ये सार्थक है, इससे कोई अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यह शब्द है। और जब सार्थक शब्द है वो आपस में मिलते हैं और उससे अपेक्षित कोई अर्थ प्रकट होता है तो वहाँ उसको है वो वाक्य कहते हैं। अब वाक्य की सर्वप्रथम हम है वो परिभाषा पढ़ते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। यानी अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश पेन से लिख रहा है, तो यहाँ रमेश पेन लिख और रहा है, ये सब है वो शब्द है और आपस में मिलने पर ये किसी न किसी अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए रमेश पेन से लिख रहा है, यह एक वाक्य है। अब इसी को है वो दूसरे तरीके से पेन लिख रहा है रमेश से, तो ये शब्दों का समूह तो है परंतु सार्थक है वो नहीं है, इसीलिए यह वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। यानी सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट हो रहा हो। ऐसे ही वाक्यों को शब्दों को जोड़ने से वाक्य है वो नहीं बन पाता है। अब वाक्य के है वो दो अंग माने गए हैं। वाक्य के है वो दो अंग माने गए हैं। पहला है उद्देश्य। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे है वो उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है वो कर्ता कहलाता है, तो उद्देश्य कर्ता को ही कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता है वो सोहन है, तो इस वाक्य के अंदर सोहन ही है वो उद्देश्य होगा। अब वाक्य का जो दूसरा अंग है उसका नाम है विधेय। वाक्य का दूसरा अंग जिसका नाम है विधेय, यानी उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वह क्रिया हो सकती है, कर्म हो सकता है या और कोई हो सकता है। जैसे सुनीता खाना बना रही है, तो इस वाक्य के अंदर खाना ये है वो कर्म है और बना रही है ये क्रिया है। ये दोनों किसके संबंध में कहे गए हैं? ये उद्देश्य के संबंध में कहे गए हैं, इसीलिए खाना और बना रही है ये दोनों विधेय है। और जो सुनीता है यह इस वाक्य का उद्देश्य है, यानी यह कर्ता है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के भेद की बात करें तो पहला है वो रचना के आधार पर, यानी वाक्य संगठन या रचना के आधार पर वाक्य के है वो कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के है वो तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सर्वप्रथम पहला भेद है वो है सरल वाक्य, यानी वाक्य का पहला प्रकार है वो सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य की परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य के अंदर एक कर्ता होगा और उस कर्ता से संबंधित कोई कर्म और क्रिया होगी, वह सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। उदाहरण के रूप में सुरेश जाता है, तो यहाँ सुरेश उद्देश्य है और जाता है यह विधेय है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। दूसरा उदाहरण, प्रवीण है वो वॉलीबॉल खेल रहा है, तो यहाँ प्रवीण है उद्देश्य है
और वॉलीबॉल और खेल रहा है, ये दोनों है वो इसके विधेय है। यानी इस वाक्य के अंदर भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसीलिए यह सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। अब वाक्य का जो दूसरा भेद है उसका नाम है मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। वाक्य का जो दूसरा भेद है उसका नाम है या तो मिश्रित वाक्य या फिर इसको मिश्र वाक्य भी कहते हैं। इसकी परिभाषा ये होगी कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान यानी एक मुख्य वाक्य होता है और उस मुख्य वाक्य से जुड़े हुए एक से अधिक है वो आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखें तो पहला उदाहरण है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब इसके अंदर गांधी जी ने कहा यह प्रधान वाक्य है, यह प्रधान वाक्य है और सदा सत्य बोलो यह इस पर आश्रित वाक्य है जो कि से है वो जुड़ा हुआ है, संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा उदाहरण, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो यहाँ सभी है वो उनका आदर करते हैं, यह प्रधान वाक्य है, जबकि जो विद्वान होते हैं ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं इससे कोई स्पष्ट अर्थ है वो प्रकट नहीं हो रहा है, इसीलिए यह आश्रित उपवाक्य है और उनका सभी आदर करते हैं ये प्रधान वाक्य है। अब इसके उदाहरण और देखते हैं, जैसे यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो अवश्य उत्तीर्ण होता यह प्रधान वाक्य है और यदि राम परिश्रम करता यह इसका आश्रित उपवाक्य है। अब तीसरा उदाहरण और देख लें, राम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा। तो वह समय पर नहीं पहुंचा यह प्रधान वाक्य है और राम को गाड़ी नहीं मिली यह आश्रित उपवाक्य है। अब मिश्र वाक्य की जो पहचान है वो इस आधार पर होगी कि जो आश्रित उपवाक्य है वो या तो कि से, जो से, जिसका, जिनका, यदि, क्योंकि, जब, तब, तो, जैसे, यद्यपि आदि संयोजक शब्दों से है वो जुड़ा हुआ होगा, वह मिश्र वाक्य की श्रेणी के अंदर आएगा। जैसे यह उदाहरण है, यह क्योंकि से जुड़ा हुआ है, यह यदि से जुड़ा हुआ है, यह जो से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मिश्र वाक्य की पहचान होती है। यानी मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान वाक्य होता है और उसके साथ किसी संयोजक शब्द से जुड़ करके एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। अब शब्द वाक्य का तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यह वाक्य का तीसरा प्रकार है। अब इसकी परिभाषा ये होगी कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य है वो किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक है वो सरल वाक्य होते हैं और वो किसी न किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। अब संयोजक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तथा है, एवं है, या है, और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये संयोजक शब्द हो सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखते हैं तो महेश आया लेकिन राधा नहीं आई। ये लेकिन जो संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, महेश आया ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य है, राधा नहीं आई ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य की विशेषता ये होती है कि दो वाक्य है वो सरल होते हैं या फिर तीन हो सकते हैं और वो किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं तो सुभाष खेल रहा है तथा मोहन पढ़ रहा है। अब सुभाष खेल रहा है यह भी स्वतंत्र सरल वाक्य है और मोहन पढ़ रहा है ये भी स्वतंत्र सरल वाक्य है, परंतु यह तथा संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं तो कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा नाच रही थी।
अब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। राधा नाच रही है, ये भी सरल वाक्य है, परंतु दोनों और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया।